बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सीज़न नंबर 3 एंड एपिसोड नंबर 1। और आज का जो टॉपिक है इसमें ना हम सेल के बारे में समझेंगे, उसकी डिस्कवरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल ऑर्गेनाइज क्या है, यानी कि वो तमाम बेसिक डाटा जो कि आगे इस चैप्टर में हमारे काम आएगा, स्टडी करने के लिए, बेस बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। लेकिन आपको पता है कि आपकी जो बुक डिज़ाइन की गई है इस बार, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त बुक बनाई हुई है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये बुक जो है ना, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड जो है वो कम है थोड़ी। उसकी रीज़न ये है कि जो डाटा है ना वो इस तरह से लिखा गया है कि स्टूडेंट के लिए फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए जो चीज़ आपको लिखवाई जाए, नोट करवाई जाए, नोट बनवाए जाए, वो आपने लाजमी तौर पर बनाने हैं बेटा। ठीक है, कल हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वीडियो देखने के बाद कमेंट किया, मैं यार नाम भूल गया बच्चे का, पता नहीं उसका नाम था समथिंग नूर समथिंग था या कुछ इस तरह का नाम था। मैंने देखा भी कमेंट में, लेकिन मैं भूल गया उसका नाम। तो खैर, जिस तरह से आपको ये बायो की सीरीज मिल रही है, इसी तरह से आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स की भी सीरीज मिलेगी। और अगर कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन लेके स्टडी करना चाहता है, या उसको कोई लेक्चर जो है वो लिमिटेड सोर्सेज में मिल रहे हैं, बाकी नहीं मिल पा रहे, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं मिल पा रहे, तो वो सिंपली तौर पर इस नंबर के ऊपर रब्ता कर ले, आपको आपके लेक्चर्स जो होंगे वो मिल जाएंगे, सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगी। 0302776296 बाकी रहा आपके उसका सवाल, क्या कहते हैं बेटा, नोट्स का। वो नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल मिल जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसको ज्वाइन कर लो। नोट्स वगैरह, क्विज वगैरह हम वहाँ पे शेयर करते हैं। चलो अब हम क्लास शुरू करते हैं। जी बेटा, अब हाँ 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 जी यार बेटा, मैं चेंज करता हूँ, सीजन भी चेंज कर देता हूँ। बाकी जो बच्चे हैं उनको ज़रा टेक्स्ट भेज दीजिए ताकि हम इसको शुरू कर सकें। ओके जी, कितने बच्चे आज एब्सेंट है मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी लिखो कितने बच्चे एब्सेंट है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बच्चे एब्सेंट्स नहीं होने चाहिए। बल्कि आपको आज मैं स्टोरी भी सुनाता हूँ इससे रिगार्डिंग, सेल से मज़ेदार किस्म की। ठीक है, 5 क्या कर रहे हो भाई? चले, इनके नाम जो है ना वो आपने एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो आपने प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, इनके घर कॉल करेंगे। ओके बेटा, सेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने बात ये याद रखनी है कि सेल जो है ना, इसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। बस ये जो पॉइंट लेके जा रहे हैं ना, यही लिख लो, ये काफी है। रॉबर्ट हुक जो है ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, मतलब बरतानिया का, गोरे जो हैं, अंग्रेज जो हैं, ये वो थे। इन्होंने 1665 के अंदर जो है वो सेल को क्या किया? डिस्कवर किया। आपको पता है 1665 के अंदर जो है वो मुगलिया सल्तनत की जो हुकूमत जो थी वो बड़े स्फीयर के अंदर चल रही थी, राइट। तो अब ये लोग जो हैं ये आपस की जंगों में मसरूफ है। और वो देखो, उन्होंने पहला जो सेल है उन्होंने डिस्कवर भी कर दिया 1665 के अंदर। उन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल जो है उसको डिस्कवर किया। उन्होंने पहला सेल डिस्कवर कर दिया। अब जो बुक है, बुक में आपको जो पहला पेज मिलेगा, उस पहले पेज के ऊपर साइड बॉक्स देखो तो उसने सबसे पहले वहां पर ना एक साइड बॉक्स में लिखा कि सेल इज लाइक अ बिजी सिटी। अब इसके ऊपर जो है वो बेसिकली, अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करना चाहूं तो मैं ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं। मतलब अगर आपको पता है कि जिस तरह की बुक है पेपर भी उसी तरह का आएगा, तो मैं ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं, सेल इज लाइक अ बिजी सिटी, लाइक अ बिजी सिटी, बिजी सिटी जस्टिफाइड। मैंने कहा कि सेल जो है वो एक बिजी सिटी की तरह का है, इसको आपने क्या करना है? जस्टिफाई करना है। यहां से भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है। या फिर इसी की नेचर का एक और क्वेश्चन यहां से फ्रेम हो रहा है, सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। ये इसकी स्टेटमेंट मैंने चेंज किया है, सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम प्रूव इट। उन्होंने कहा कि सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है, इसको साबित करो या इसको जस्टिफाई करो कि सेल एक बिजी सिटी की तरह का है। ये पता चल गया सबको? क्वेश्चन समझ आ गया मैंने कहां से लिए? ठीक है, उसके उसके पहले पेज के ऊपर जो भी डाटा है ना वो आपको करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, कोई नहीं है, बस ये समझ लो एक बार, और सिंपल अल्फाज में ऊपर अपनी नोटबुक के ऊपर आपने लिख लेना है। अच्छा, अब सेल की डिस्कवरी में मैंने ये बोला कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने पहला सेल डिस्कवर किया। अब इन्होंने पहला सेल कैसे डिस्कवर किया, तो मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, इनका जो दिमाग है ना वो अलग ही दिशा में काम करता है, मतलब दिशा के पीछे काम करता है इनका जो दिमाग है ना,
वो हर वक्त दिशा के पीछे लगा रहता है। सही है। अच्छा, अब ये जो रॉबर्ट हुक था ना, इसके बारे में सुन लीजिए कि ये बैठा था वो जो इंग्लिश है ना, गोरे क्लब श्लब जिसको कहते हैं, वहां पे बैठा हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने एरिया में जो था वो फेमस था, और ऊपर से मलीनियर भी था, पैसा भी ठीक ठाक था, इसकी पार्टी चल रही थी वहाँ पे जो रिपोर्टर्स वगैरह हैं, जो लिखने वाले लिखारी थे, वो आए। उनमें से एक लेडी जो थी वो रॉबर्ट हुक के पास आई और रॉबर्ट हुक को कहा, रॉबर्ट हुक, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो हैंडसम, एंड यू आर अ मिलीनियर, एंड यू आर सो सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। वट इज द रीजन ऑफ योर सक्सेस? तुम्हारी कामयाबी की वजह क्या है रॉबर्ट? तुम इतना कामयाब, इतने सफल, इतना पैसा, इतनी धन दौलत कहां से ले आए हो? तुम्हारी कामयाबी की वजह क्या है? रॉबर्ट स्माइल्ड एंड सेज दैट माय वाइफ, माय वाइफ, माय वाइफ। यानी कि मेरी कामयाबी की, मेरी सफलता के पीछे किसका रोल है? मेरी वाइफ का रोल है। रिपोर्टर जो थी वो हैरान हुई, परेशान भी हो गई थोड़ी सी, उसको पता था। उसके बाद उसने पूछा कि रॉबर्ट, व्हाट यू आर बिफोर बिकमिंग द मिलीनियर? रॉबर्ट, तुम आज लखपति हो एक किस्म के, लखपति बनने से पहले तुम क्या थे? हाउ यू बिकम अ मिलीनियर? व्हाट इज द काज टू बिकम अ मिलीनियर? मतलब क्या वजह है कि तुम मिलीनियर बन गए? उसने कहा, माई वाइफ इज द काज आई बिकम द मिलीनियर। उसने पूछा हाउ? उसने कहा, बिकॉज आई वॉज अ बिलीनियर, व्हेन आई मैरिड आई बिकम अ मिलीनियर। आर यू अंडरस्टैंड? He was a millionaire. When he married, he became a millionaire. So his wife is the cause of becoming he is a millionaire right now. Okay. So अच्छा क्या समझ में आया? ये देखो, ओए दिशा पटानी कोई नहीं है भाई, इंडियन वाली। इधर इधर की बात करो भाई। दिशा मतलब डायरेक्शन है ना, सिमत। अच्छा, बताने का मकसद क्या था? बताने का मकसद ये है कि भाई जो ये बैठा ना वहाँ पे क्या कर रहा था, अपनी वो फर्जी कहानी है यार ये, उससे सेक्स एंजॉय कर रहा था। शैंपेन की बोतल ओपन की, शैंपेन की बोतल जो पहले आती थी ना, उसमें ना यहाँ पे ऊपर वाली साइड के ऊपर यहाँ पे ना क्या होता था, ढक्कन ढुक्कन नहीं लगे होते थे, वो लकड़ी का एक कॉर्क नुमा स्ट्रक्चर जो था वो यहाँ पे ऊपर लगा होता था, ये वाला ऐसे, ये लकड़ी का ना ऊपर लगा होता था ढक्कन, जिसको कहते हैं कॉर्क। सही है। तो इसने क्या किया, ये लकड़ी का ढक्कन पकड़ा जनाब, वहां पे शैंपेन की बोतल वगैरह छोड़ी, और उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि ये किस चीज से बना होगा, ये किस चीज से बना होगा, है ना। साइंटिस्ट का मेंटालिटी और होती है, वो आप ही की तरह के नहीं होते बगलोल, हर टाइम जो है मोबाइल के पीछे, फेसबुक के पीछे, उसके पीछे, शॉर्ट वीडियोस के पीछे भागते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आई ना बात? अच्छा, हर टाइम जो है वो क्या था, वो उसके बारे में सोच रहा है कि ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है। घर गया, जाके उसने उसको स्टडी करना शुरू किया। जब उसने उस कॉर्क को स्टडी किया तो वो जो कॉर्क कहते हैं छाल को, जो पौधे का सिंपल अल्फाज में बाहर की तरफ जो सक नहीं होता, जो लकड़ी होती है, उसकी जो छाल होती है, कॉर्क होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने सबसे पहले किसको स्टडी किया? ही स्टडीड द कॉर्क ऑफ द प्लांट। इसने प्लांट के किसको स्टडी किया था? कॉर्क को स्टडी किया। और जब इसने कॉर्क ऑफ प्लांट को स्टडी किया ना, तो इसने देखा कि जो कॉर्क ऑफ प्लांट है ना, ये उसको इस तरह से नजर आ रहा है, जैसे कि हाइव नहीं होता, हाइव समझते हो ना, हाइव यानी कि जो मक्खी का छत्ता होता है ना। तो मक्खी का छत्ता जो होता है, उसको अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर क्या होते हैं? सुराख होते हैं, है ना, हाइव उनको कहते हैं। तो इसने ना इन हाइव्स को इस तरह से देखा, और इसने कहा ये जो हाइव है ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये सबसे छोटे स्ट्रक्चर है, जिसको उसने नाम दिया सेल का। अब पता चला ये कैसे डिस्कवर हुआ सेल। तो अगर अब हम यहां से अगर आपसे पूछे कि ये सेल जो डिस्कवर हुआ है, ये कौन सा सेल है, लिविंग के नॉन लिविंग? अब बुक वालों ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, बुक वालों ने आपके ऊपर बिटवीन द लाइंस बात छोड़ दी है। उन्होंने आपको कॉर्क वगैरह के बारे में थोड़ी सी इंटेंशन दी है, बाकी टीचर के ऊपर छोड़ा है, स्टूडेंट के ऊपर छोड़ा है। टीचर का काम यह है कि वो बच्चों को बता देगा ये कॉर्क से उसने डिस्कवर किया। अब जाहिर सी बात, आप खुद ही सोच रहे हो ना कि अगर कॉर्क ऑफ प्लांट से डिस्कवर हुआ है, वो वहां पे शैंपेन की बोतल में एक किस्म का आप ज्यूम करके माइंड में चलो, तो वो नॉन लिविंग ही होगा ना, क्योंकि वो डेड हो चुका होगा। तो इसका मतलब जो पहला सेल डिस्कवर हुआ था, वो कौन सा सेल डिस्कवर हुआ? वो नॉन लिविंग सेल डिस्कवर हुआ था। समझ में आई बात? तो पहला सेल जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा सेल था? वो नॉन लिविंग सेल था, जो कि उसने वर्क जो था ना, अपना वर्क उसने एक बुक के अंदर पब्लिश किया। उस बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया जो बुक है ना, उस बुक के अंदर उसने अपने वर्क को पब्लिश किया था, और पहला नॉन लिविंग सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और ये इंग्लिश वैज्ञानिक था, इंग्लिश खोजी था। क्लियर होगी बात? यहां तक क्वेश्चन है तो सारे लोग अभी पूछ लो, अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बोलो। नहीं बेटा, जी यार बेटा, आपका क्यों दिल तोड़ना हमने, आप ऐसा कोई नहीं है, वो एक स्टोरी आपको बस सुनाई थी। नहीं 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 नहीं, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग बेटा। नहीं, इधर इधर लिसन 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 केयरफुली बेटा।
now it's a very serious. Do not break anyone heart, because everybody has only one heart, and nobody has the right to break the heart of the other, because everyone has only one. So if you want to break something, then breaks bone, because every person has a 206 bone. So break bones, not heart. Okay, so I just do not break your heart बेटा. लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम लोगों ने मेरे को रिजल्ट आने दिया, हड्डियां जरूर तोड़ दूंगा तुम लोगों में, समझ में आ गई ना बात? तो ये बात याद रखेगा. अभी ठीक है जी यार. हाँ जी. अब ओके है. चले जी. अच्छा, अब सेल की डिस्कवरी के बारे में समझ आ गया. अब अगर आप में से कोई अच्छा बच्चा होता मेरे पास, तो मेरे से पूछता कि सर नॉन लिविंग तो हो गया डिस्कवर, फिर लिविंग किसने किया? बिल्कुल लिविंग के बारे में पता होना चाहिए, बुक में नहीं है, थोड़ा सा देख लो. 1674 के अंदर जो है एंटोनियो लिवॉन हुक साहब जो हैं, लियो वॉन हुक जो हैं, इन्होंने बेसिकली क्या किया, फर्स्ट लिविंग सेल जो था इन्होंने डिस्कवर किया. फर्स्ट लिविंग सेल जो है इन्होंने डिस्कवर किया, एंटोनियो लिवॉन हुक. और उसका नाम क्या था? उसका नाम था वर्टिसिला. It was a protozoans, means it was an animal-like cell which is discovered by Antonio Leeuwenhoek in 1674. तो ये थोड़ा सा बस याद रख लेना. अब हम चलते हैं, ये स्टेटमेंट जो है जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि सेल के डिस्कवरी के बारे में हमने बातचीत कर ली. अब इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं. सेल इज लाइक अ बिजी सिटी. सेल एक बिजी सिटी की तरह. क्या मतलब हुआ? मतलब जिस तरह से अगर हम एक सिटी की बेटा बात करते हैं, तो एक शहर के अंदर आपको पता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक सेल के अंदर रोड्स होते हैं, एक सेल के अंदर फैक्ट्रीज मौजूद होती हैं, एक सेल के अंदर पुलिस मौजूद होती है, एक सेल के अंदर आप कह लें कि हेड होता है जो पूरे को कंट्रोल कर रहा होता है ना, यानी कि रोड्स का नेटवर्क होता है. एक सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही होती हैं, राइट. एक सेल के अंदर जो है वो आपको पता है कि डैम्स होते हैं एनर्जी पैदा करने के लिए, राइट. सही है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए. अब सेल जो है वो जिस तरह से एक सिटी के अंदर हर कोई चीजें जो है वो बिजी होता है. मतलब पुलिस अपने काम में बिजी है, किस चीज को, लॉ को मेंटेन करने के लिए. फैक्ट्रीज अपने काम में बिजी है, किस चीज को, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. रोड्स किस लिए यूज हो रहे हैं? आमदरफ्त के लिए, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. हेड का काम क्या है? पूरे के ऊपर नजर रखना, क्या सारे काम सही से हो रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशंस अपना काम कर रहे हैं, जो हेड काम दे रहे हैं ये उनको ड्यूटीज को पूरा कर रही है. डैम्स का काम क्या? पानी को स्टोर करना, फिर उसके बाद उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, एनर्जी पैदा करना. इसी तरह से एक सेल के अंदर भी यही काम होता है. सेल के अंदर जो होता है ना, सेल के अंदर भी हेड होता है. सेल का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. मतलब वो जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे सेल को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है. जो सेल की पुलिस होती है उसको आप नाम देते हो गोल्गी एपरेटस. जिस तरह से हमारी जो सिटी है उसके अंदर पुलिस का रोल होता है, इसी तरह से गोल्गी एपरेटस जो है वो भी पुलिस का रोल प्ले करती है. हम कहते हैं इट इज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल. सेल की जो ट्रैफिक पुलिस है वो कौन है? गोल्गी एपरेटस. सेल का हेड कौन है? सेल का ब्रेन कौन है? वो न्यूक्लियस होता है. इस तरह से अगर सेल की फैक्ट्रीज के बारे में बात कर ले तो आपने कहना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो आपके पास राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की फैक्ट्री होती है. अटैच किसके साथ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. रोड्स नेटवर्क होते हैं. इसी तरह से डैम्स जैसे पानी स्टोर होता है, इसी तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? पानी मौजूद होता है. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो मेंटेन करने की होती है साइटोस्केलेटन सेल के अंदर मौजूद होता है. मतलब कहने का ये है कि जिस तरह से एक सेल के अंदर तमाम चीजें जो है वो कनेक्टेड वे में काम करती हैं, इसी तरह से एक सेल के अंदर भी तमाम ऑर्गेनेलिज जो होती है ना वो मिलके काम कर रही होती हैं. ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गेनेलिज जो है वो दक्षिण की ओर जा रही है, मतलब एक ईस्ट में जा रही है दूसरी वेस्ट में जा रही है, आपस में मिलके नहीं काम कर रही. ऐसा नहीं होता, सब मिलके काम करते हैं. इसी वजह से यहाँ पे कहा गया कि सेल इज लाइक अ बिजी सिटी. जिस तरह से एक बिजी सिटी में तमाम चीजें जो है वो अपने काम को परफॉर्म करने के लिए सरंजाम दे रही होती हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रही होती हैं. इसी तरह से एक सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज जो हैं, तमाम स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो बिजी भी होती हैं, अपना काम भी परफॉर्म कर रही होती हैं. तो इस तरह से देखो मैंने जस्टिफाई करके दे दिया आपको कि सेल जो है वो एक बिजी सिटी है. किसी का कोई शक शुबा तो नहीं रह गया होगा ना. अगला क्वेश्चन था सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम. बेटा ओपन सिस्टम किसको कहते हैं? ओपन सिस्टम कहते हैं आपके घर का भी तो एक सिस्टम ओपन सिस्टम ही है. मतलब क्या हुआ, ये लेट्स सपोज दैट ये आपका घर है सोसाइटी के अंदर, ये दूसरा घर है हाउस नंबर 1H129, ये आपके पास है H219. सही है. ये अगले रोड के ऊपर है, ठीक है, दूसरी साइड के ऊपर. अच्छा, अब आपने क्या किया जनाब, आपने अपना जो है वो गिफ्ट भेजा, इनको भेजा, इन्होंने आपको भेजा. मतलब इन्होंने कुछ बनाया, तैयार किया, आपके घर भेजा, उन्होंने आपके लिए भेजा. आपने जो बनाया वो आपने खुद भी इस्तेमाल किया, दूसरों के लिए गिफ्ट भी भेजा. तो बताने का मकसद ये है कि सेल एज ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है. मतलब सेल के अंदर जो चीजें बन रही होती है ना,
जैसे कि राइबोसोम है सेल के अंदर, ये राइबोसोम जो है ये क्या बनाता है, ये एक फैक्ट्री है, किस चीज की फैक्ट्री है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है सेल के अंदर। ये प्रोटीन जो बनती है ना सेल के अंदर, वो सेल के अंदर भी इस्तेमाल होती है, वो सेल से बाहर भी भेजी जाती है। तो इसलिए सेल को हम कहेंगे कि सेल जो है वो एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। एग्जाम्पल देखिए आपने राइबोसोम की और प्रोटीन की प्रूव करते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये चीज आपने यहां तक अभी याद रखनी है। अब रॉबर्ट हुक के ऊपर दोबारा से वापस आए। रॉबर्ट हुक ने एक गलती कर दी। रॉबर्ट हुक ने गलती क्या की? रॉबर्ट हुक ने गलती ये की, इसने कहा कि जो सेल होता है ना, वो सेल क्या होता है, खाली। क्योंकि अगर आप देखो ये सेल जो मैंने बना के दिखाई आपको, ये क्या है, ये खाली है। तो इसने कहा था कि सेल क्या होता है, सेल एक्चुअल में होता है एम्प्टी। अगर सेल एम्प्टी होता है, इसने कहा कि सेल के अंदर कोई भी चीज नहीं होती, अभी सेल मुकम्मल तौर पर डिस्कवर नहीं हुआ, तो इसलिए इनको चाहिए था कि जो क्वेश्चन उन्होंने पहले पेज के ऊपर लिखे ना, ये एंड के ऊपर जाके लिखते, तो फिर थोड़ा ज्यादा बेटर वे के अंदर बच्चों को समझाया जा सकता था ऑर्गेनाइज वगैरह पढ़ने के बाद। लेकिन खैर फिर भी मैंने आपको बेटर वे के अंदर चीजें एक्सप्लेन कर दी थारोली। तो आप जरा इधर देखो, इस बंदे ने क्या कहा, इसने कहा कि सेल जो होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। रॉबर्ट हुक ने कहा सेल एम्प्टी होता है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है स्कॉटिश, और उसका नाम होता है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 के अंदर जो है वो इसकी काया जो है वो पलट देता है। वो कहता है कि रॉबर्ट हुक ने गलत बोला, क्योंकि सेल जो होता है ना, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये सेल के अंदर क्या डिस्कवर कर देता है, न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किसने किया, तो न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय हिम। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किसने किया? जो रॉबर्ट ब्राउन था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को क्या कर दिया, डिस्कवर किया। कब किया? 1831 के अंदर इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। उसने सेल को डिस्कवर कब किया? 1665 के अंदर डिस्कवर किया। यहां तक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो जल्दी से पूछ लीजिए। अरे वरना जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, पेज नंबर 42 के ऊपर आ जाएंगे। 42 पेज नंबर 42 के ऊपर आओ। वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल का जिक्र है, उससे ऊपर आपको ना कुछ साइड बॉक्स मिलेंगे। साइड बॉक्स जरा देखो, राइट साइड के ऊपर पेज पे, है ना? वहां पे दो साइड बॉक्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, कैन वी सी द सेल विद नेकेड आई? क्या हम एक आंख से सेल को देख सकते हैं? जी बिल्कुल देखा जा सकता है। जो आप लोग अंडा खाते हो ना सुबह के वक्त, वो एक सेल है। इसी तरह से जो सब दुनिया का सबसे बड़ा जो सेल है, सबसे बड़े सेल का नाम क्या होता है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो है, इट इज द लार्जेस्ट सेल। इसको लिख लीजिए। सबसे बड़े सेल का नाम क्या है? सबसे बड़े सेल का नाम है ऑस्ट्रिच एग। अब उन्होंने बड़ा सेल तो लिख दिया, छोटे सेल की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दी कि आप कितना सोचेंगे। कि अगर हमने बड़ा लिख के दिया है तो आपको खुद पता करना है कि छोटा सेल कौन सा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? स्पर्म सेल। स्पर्म सेल कौन सा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल इन साइज जो होता है ना, ये साइज के मुताबिक आपको बता रहे हैं, वो कौन सा होता है? वो होता है स्पर्म सेल। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? वो लार्जेस्ट था, बड़ा था, ये लॉन्गेस्ट लेंथ के मुताबिक जो सबसे लंबा सेल होता है वो होता है न्यूरॉन सेल। वो कौन सा सेल होता है? न्यूरॉन सेल होता है। तो ये कुछ चीजें जो है ये आपको याद रखनी है। कौन से वो सेल है जिनको हम आम आंख से देख सकते हैं? तो मैंने बोला कि आम आंख से देखने वाला जो सेल होता है उसमें सबसे पहले मैंने बोला ऑस्ट्रिच एग। और वैसे भी अगर बात करें सबसे बड़े सेल की, तो सबसे बड़ा सेल भी ऑस्ट्रिच एग ही होता है। तो यहाँ से दो एमसीक्यूज बन गए। नंबर 7, एसिटाब्यूलेरिया। एसिटाब्यूलेरिया ये बेटा जी एक एल्गी है, एसिटाब्यूलेरिया। इसकी दो स्पीशीज होती हैं, एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेना एंड क्रीनुलेटा। ठीक है, पहली स्पीशीज एसिटाब्यूलेरिया मेडिट्रेना एंड दूसरी का नाम क्या है? एसिटाब्यूलेरिया क्रीन्यूलेटा। ये दो स्पीशीज आ गई हैं। ये आपने याद रखना है कि ये दो स्पीशीज जो है ये किसकी स्पीशीज है? ये एल्गी की स्पीशीज है। ये यूनिसेलुलर एल्गी है। यूनिसेलुलर एल्गी का मतलब एक सेल पर मुश्तमिल होता है और ये इतना बड़ा होता है कि इसको आप आम आंख से जो है वो देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये आम आंख से देखा जा सकता है। ये कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होता है, ये इस तरह से, ये एक सेल पर मुश्तमिल होता है। ये नीचे की तरफ इसकी कुछ आप कह लें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आता है, ऊपर की तरफ ये आपको कुछ इस शेप के अंदर नजर आ रहा होता है। समझ में आ गई बात? ये राइजोइड्स आ गए, ये स्टॉक आ गया और ये इसकी क्या आ गई? टोपी कैप आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये आपने याद रखना है कि एसिटाब्यूलेरिया जो है वो भी इसी के एग्जांपल के अंदर आ जाएगा। लेक्चर लंबा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से अगर देखें तो जायंट एमोइबा, सबसे बड़ा जो अमीबा है उसको भी हम आंख से देख सकते हैं। सबसे बड़ा अमीबा बेटा लिख रहा हूँ फ्लेक्स रो, उसका नाम होता है पिलोमिक्सा प्लस्ट्रस। पिलोमिक्सा प्लस्ट्रस, इट्स अ जायंट एमोइबा। जायंट एमोइबा सबसे बड़ा अमीबा जो है उसका नाम क्या है? पिलोमिक्सा प्लस्ट्रस। ये आपने याद रखना है कि इसको आम आंख से देखा जा सकता है। इसी तरह से एसिटाब्यूलेरिया को देखा जा सकता है, ऑस्ट्रिच एग को देखा जा सकता है, या जो मुर्गे का अंडा खाते हैं उसे भी देखा जा सकता है। सेल की अगर हम बात करें डेफिनेशन के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन नोट करो। ये डेफिनेशन है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड
functional unit. Cell is the structural and functional unit of living organism. Is the unit of living organism. जो living organism का structural और functional unit होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल का नाम देते हैं। ये उसकी आगे डेफिनेशन। इसके बाद सेल के टाइप के बारे में बात करने लगे। सेल की अगर टाइप्स के बारे में बेटा बात करें तो सेल की दो तरह के टाइप्स होती हैं। एक को नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल। मेरे को बताओ स्क्रीन आ रही है? लगता तो नहीं आएगी, यहां से चेक करते हैं। नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा इधर देखो, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोटिक लफ्ज निकला है कैरियोन से। कहां से निकला है? कैरियोन से। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस से पहले के सेल, वो सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके अंदर क्या होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? इनके अंदर एब्सेंट होता है। फिर आपने कहना है कि इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं। न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनेलिस होती है ना, वो इनके अंदर क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ये दोनों चीजें इनके अंदर क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। और इसके एग्जांपल में याद रखना, बैक्टीरिया जो होता है ना वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है। समझ में आ गई बात? ये लिख लो, ये बुक में नहीं है, जरूरी है। दूसरा जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, जैसे कि हमारा सेल। ये कौन सा सेल होता है? यू का मतलब प्रेजेंट, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होती है। उनको क्या नाम देंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट, फिर मैंने बोला डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो वो आपने कहना है कि वो कौन सा होता है? वो आपके पास होता है यूकैरियोटिक सेल। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है आज, इंट्रोडक्शन टू सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, जस्टिफिकेशन क्वेश्चंस एंड द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड आल्सो द थ्योरी, ये सारी चीजें जो है वो ऑल टुगेदर हमने कवर कर ली हैं। यहाँ से क्विज सेशन जो है वो आपका दूसरा जो टॉपिक होगा, लेक्चर होगा, मतलब जो दूसरा आपका एपिसोड होगा, उस एपिसोड के बाद जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी जितने भी लेक्चर्स आपको असेस करने हैं तो आप क्या लिखोगे? सीजन एंड एपिसोड्स। समझ में आ गई बात? कोई क्वेश्चन है तो लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट वगैरह में अपना नाम बता देना। और एक और चीज, टारगेट इस मंथ का जो है हमारा 1K कंप्लीट करने हैं हमें सब्सक्राइबर। 1K सब्सक्राइबर्स इस मंथ का हमारा टारगेट है, इसको आपने अचीव करवाना है। कैसे अचीव करवाओगे? आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो कुछ भी है उसके ऊपर आपने वीडियोस जो हैं वो नए सिलेबस की शेयर करते जाना है। बाकी तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ ज्वाइन होते जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। नोट्स वगैरह के लिए वो नीचे ज्वाइन कर लेना, ठीक है?